हेलो दोस्तों, आप सबके बीच लेकर आए हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। टॉप 24 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस साल एग्जाम में आने वाला है। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए लो, एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए लो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा से रिवीजन करते चलेंगे लो। पहला क्वेश्चन कर रहा है, क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं हम। इसका आंसर है वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। इसको हम समझ सकते हैं। क्रिस्टल का अर्थ होता है स्पष्ट या चमकदार। क्रिस्टल के यह विशेषता इसकी नियमित और व्यवस्थित संरचना के कारण होती है। क्रिस्टल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जैसे कि हीरा, रूबी और स्फटिक। इसके अलावा क्रिस्टल को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते चलेंगे लो थोड़ा थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है। क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने के प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रित कहते हैं। देखिए ऐसा सटीक क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा और ऐसा सटीक परिभाषा कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए लोग, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए इसको डोपिंग को हम समझने के प्रयास करेंगे। डोपिंग को शुद्ध अर्धचालक में उचित मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिज्या अनुपात क्या है। त्रिज्या अनुपात क्या है। देखिए काफ़ी मस्त वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। त्रिज्या अनुपात क्या है। इसका आंसर है धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात या अर्धव्याज अनुपात कहते हैं। इसको हम समझ सकते हैं त्रिज्या अनुपात को, यदि हमें दो धातु दी यदि हमें दो धातुओं की त्रिज्याएं दी जाती हैं जैसे कि सोने और चांदी के त्रिज्या, तो हमें त्रिज्या के अनुपात को इस प्रकार दर्शा सकते हैं जैसे कि सोने की त्रिज्या बाई चांदी की त्रिज्या। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफ़ी मस्त वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। षटकी दोष किसे कहते हैं। षटकी दोष किसे कहते हैं। दोष किसे कहते हैं। इसका आंसर है जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को षटकी दोष कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को षटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाती है। इसको हम समझ सकते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है संरचनात्मक दोष या असामान्य व्यवस्था। यह दोष पदार्थ के गुणों और व्यवहारों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण में इसको समझ सकते हैं, यदि एक धातु की संरचना में कुछ परमाणु अपने स्थान से बदले जाते हैं तो यह षटकी दोष कहलाता है। यह दोष धातु के गुण जैसे कि उसकी मजबूती, चमक और विद्युत प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं।
इसका आंसर है जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है तो ऐसे दोष ऐसे दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है। इसको हम समझ सकते हैं फ्रेंकल दोष को। फ्रेंकल दोष को हिंदी में अर्थ होता है अंतरालीय दोष या अनियमितता दोष। यह दोष एक प्रकार का संरचनात्मक दोष है जो किसी पदार्थ की संरचना में होता है जिसमें पदार्थ के परमाणु या अणुओं की व्यवस्था में कुछ अनियमितता या असमानता होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए लो और एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए लो। CSCl बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। CSCl बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। इसका आंसर है सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोनों पर होता है तथा सीजियम आयन केंद्रों में रहता है। इसको हम समझ सकते हैं काय केंद्रित घनीय जालक में समान होती है। CSCl काय केंद्रित घनीय जालक में समान होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्रिस्टल दोष क्या है। काफी मस्त क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा है क्रिस्टल दोष क्या है। क्रिस्टल, इसका आंसर होगा क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतराली स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे ही क्रिस्टल दोष कहते हैं। की के जगह हिंग मिला लीजिएगा लोग, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलिए इस क्रिस्टल दोष को समझने की कोशिश करेंगे। क्रिस्टल दोष के हिंदी में अर्थ होता है स्फटिक दोष या क्रिस्टलीय दोष। यह दोष एक प्रकार का संरचनात्मक दोष होता है जो किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के संरचना में होता है जिसमें पदार्थ के परमाणु या अणु की व्यवस्था में कुछ अनियमितता या असमानता होती है। उदाहरण में समझ सकते हैं हीरे में क्रिस्टल दोष हो सकते हैं और उनकी चमक और मजबूती को प्रभावित कर सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। काफी मस्त VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रसरणी दाब की परिभाषा लिखें। बार बार एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है प्रसरणी दाब की परिभाषा लिखें। इसका आंसर है प्रसरणी दाब की परिभाषा लिखें वैसे बाहरी दाब जो अध्य पारगमय झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रसारण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है उसे प्रसरण दाब कहते हैं, चाहे प्रसरणी दाब कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। प्रसरणी दाब को हम समझ सकते हैं हिंदी में अर्थ होता है प्रसरणी दाब का संकुचन दाब या संकोच दाब। यह दाब पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं को एक दूसरे के करीब लाने के लिए लगाया जाता है जिससे पदार्थ की घनत्व मजबूती में वृद्धि होती है। उदाहरण से समझ सकते हैं जब हम किसी धातु को दबाते हैं तो हम प्रसरणी दाब लगा रहे होते हैं जिससे धातु के परमाणु एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और धातु के घनत्व और मजबूती से वृद्धि होती है। चलिए आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है ना तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं राउल्ट के नियम को लिखें। राउल्ट को नियम को लिखें।
काफ़ी मस्त वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछ देता है। हम राउल्ट के नियम को लिखें। इसका आंसर है वाष्प दाब का अपेक्षिक नमूना बिल्ले के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। इतना भी आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसको हम समझ सकते हैं, यह नियम फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांसिस मेरी राउल्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह बिलियन के गुणों को समझने में मदद करता है। राउल्ट के नियम को बिलियन बिलियन में मदद बिलियन बिलियन के गुणों में समझने में मदद करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हेनरी के नियम को लिखें। हेनरी का नियम लिखें। हेनरी के नियम को लिखें, ऐसे हम बोल दिए। हेनरी का नियम लिखें। चलिए इसका आंसर है किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के सीधा समानुपाती होती है। किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के सीधा समानुपाती होती है। इसको हम समझ सकते हैं हेनरी के नियम को। यह नियम विलियम हेनरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह गैसों की विलयता को समझने में मदद करता है। यह नियम बताता है कि गैस की विलयता उसके आंशिक दाब के अनुपात में होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? इसका आंसर है किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है क्योंकि विलय की सतह पर द्रव अणु की संख्या घट जाती है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को आंसर बनाया है। देखिए किसी तरल वाष्पशील विलय में मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है क्योंकि विलय की सतह पर द्रव की अणु की संख्या घट जाती है। सिर्फ आप ये देखेंगे यहाँ से, क्योंकि विलय की सतह पर द्रव अणु की संख्या घट जाती है। मेन बात क्या है इसमें, क्योंकि विलय की सतह पर द्रव के अणुओं की संख्या घट जाती है। नहीं तो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक ले छाप दिया है। क्योंकि लगा के विलियम की सतह पर द्रव के अणुओं की संख्या घट जाती है। अब सिंपल यही एक लाइन याद कर लेंगे नीचे वाले, क्योंकि से जाती है, बस इतना याद कर लेंगे तो काफ़ी है। नहीं तो इतना तो क्वेश्चन ही लिख दिया है आंसर में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। विलियम के अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर। अनुसंख्यक गुणधर्म को हम समझ सकते हैं ऐसे। अनुसंख्यक गुणधर्म का अर्थ होता है अनुक्रमिक गुणधर्म या क्रमिक गुणधर्म। यह गुणधर्म पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है जो एक निश्चित क्रम में होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हम। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। कथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। कथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलयन में क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं अथवा लिखा है अथवा विलय
के क्वथनांक और अशुद्धीय विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखिए, काफी मस्त क्वेश्चन है। इसको हम समझ सकते हैं। क्वथनांक का अर्थ होता है, क्वथनांक के उन्नयन का अर्थ होता है उबालने की बिंदु को बढ़ाना या क्वथनांक बढ़ाना। यह प्रक्रिया तरल पदार्थ के गुणों को बदलने के लिए की जाती है, जैसे कि उसकी वाष्पशीलता को कम करना या उसके घनत्व को बढ़ाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का कर रहे हैं, उल्टा प्रसरण क्या है? उल्टा प्रसरण क्या है? उल्टा प्रसरण, इसका आंसर है वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अधपरागमय झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगते हैं तो इसे उल्टा प्रसरण कहते हैं। उल्टा प्रसरण को हम समझ सकते हैं। उल्टा प्रसरण का अर्थ होता है विपरीत दबाव प्रभाव। यह प्रक्रिया तब होती है जब एक तरल पदार्थ पर दबाव बढ़ाया जाता है जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यह प्रभाव आमतौर पर उन तरल पदार्थों में देखा जाता है जो उच्च दबाव पर स्थित होती हैं। इसका कारण से हम समझ सकते हैं दबाव में वृद्धि, तरल पदार्थ की संरचना। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन क्या है? इसका आंसर है वैसा विलयन जो राउल के नियम का पालन करता हो उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन को हम समझ सकते हैं। आदर्श विलयन का अर्थ होता है हिंदी में आदर्श मिश्रण या आदर्श विलयन। यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें घटकों के बीच कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है और जो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी गाइस, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन क्या है? अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन क्या है? इसका आंसर है वैसा वैसा विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करता हो उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन को हम हिंदी में समझ सकते हैं आदर्श मिश्रण या आदर्श विलयन। और वास्तविक विलयन को हम हिंदी में समझ सकते हैं वास्तविक मिश्रण या वास्तविक विलयन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी मस्त भी एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस साल एग्जाम में आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को देखें। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को देखें। इसका आंसर है फैराडे के विद्युत अपघटन के संबंध में दो नियम दिए, जिसमें प्रथम नियम है किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का एकत्रित अथवा मुक्त भार प्रभावित किया जा रहे आवेश के समानुपाती होता है। इसका दूसरा नियम है जब श्रेणी में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थों का भार तुल्यकालिक भारों के समानुपाती होती है। इसको हम समझ सकते हैं हम इन नियम का उपयोग विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए किया जाता है जैसे कि बैटरी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आ रहा है, फटाफट रिवीजन करते चलेंगे लोग। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? इसका आंसर है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट काट का क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक को हम समझ सकते हैं। सेल स्थिरांक का अर्थ होता है सेल नियायक या सेल स्थिरांक। यह स्थिरांक एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वोल्ट को उसके घनत्व को सांद्रता और तापमान के साथ संबंधित करता है। इसके उपयोग से हम समझ सकते हैं, सेल स्थिरांक के उपयोग से बैटरी और इलेक्ट्रोलाइट सेल के डिजाइन और विश्लेषण में होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हम दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांकी की परिभाषा लिखें। इसका आंसर है किसी विद्युत अपघटन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ एकत्रित भार को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ एकत्रित भार को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम इस प्रकार समझ सकते हैं हिंदी में इसको समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की मात्रा को दर्शाने वाला एक भौतिक स्थिरांक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का करा फटाफट रिवीजन करते चलेंगे लोग। मानवा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? मानवा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इसका आंसर है जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 मिलियन तथा ताप 2.58 के हो तो निर्धारित विभव का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब विलयन में धातु का आयन सांद्रण 1 मिलियन तथा धातु 2.58 के हो तो निर्धारित विभव का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का कर रहा है फटाफट रिवीजन करते चलेंगे लोग। विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा है, हमको लग रहा है ये आधे लाइन में परिभाषा होगा इसका। इसे कप्पा के से सूचित करते हैं। इसका मापक ओम सेंटीमीटर होता है। विशिष्ट चालकत्व को हम समझ सकते हैं। विशिष्ट चालकत्व का अर्थ होता है विशिष्ट विद्युत चालकत्व या विशिष्ट विद्युत प्रवाह। यह गुण पदार्थ की विद्युत प्रवाह को संचारित करने की क्षमता को दर्शाता है। इसके उपयोग से हम समझ सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत अभियांत्रिक और पदार्थ की विज्ञान। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हम लवण सेतु क्या है? इसके क्या उपयोग है? इसका आंसर है उल्टा। इसका आंसर है उल्टा यू आकार के एक ऐसा नली जो अलग अलग रेखा विद्युत अपघट्य को जोड़ती है, उसे लवण सेतु कहते हैं। इसके उपयोग से देख सकते हैं हम प्रत्येक अर्ध सेल में आयन की कमी को पूरा करना तथा विद्युत धारा प्रवाहित करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम।
दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। इसका आंसर है वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वेग समीकरण में प्रयुक्त वेग समीकरण में प्रयुक्त पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वेग समीकरण के जो योगफल निकल रहा है उसी को अभिक्रिया के कोटि कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है अभिक्रिया की अनुकता किसे कहते हैं। अभिक्रिया के आणविकता किसे कहते हैं। इसका आंसर है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अनुकता कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आप लोग का अगर अच्छा क्वेश्चन लगा तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कीजिए लोग, वहाँ से आपको पीडीएफ आपको मिल सकता है। चलिए थैंक यू।